Hello students, welcome to our channel EduSolace, that is education with peace of mind. So today we are covering the current affairs for the month of November, and these are very important for all the students who are preparing for any competitive exam. But before starting with the video, I request you all please subscribe our channel EduSolace, because when you subscribe it motivates us to keep making such free educational videos for you all. So let's start with our session now. So students, the first question is, which bank has conducted India's first floating financial literacy camp in Jammu and Kashmir? किस बैंक ने जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? एंड द फोर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया था जम्मू एंड कश्मीर में विद द असिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. इसका मेन एम ये था कि जो भी वेमेन है उनको ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना. तो इसमें डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क रहती है, इनके बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की गई थी. ठीक है, एंड इट वाज कंडक्टेड विद द इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी. ठीक है, तो ये सब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछी जा सकती है. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च फर्स्ट टेक्नोलॉजी बैक्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? किस बीमा कंपनी ने पहली प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? और आपके ऑप्शंस है: ए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बी अपोलो म्यूनिक, सी बजाज आलियांज या डी एचडीएफसी अर्गो. सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एचडीएफसी अर्गो. तो ये जो इंश्योरेंस है, पॉलिसी है फार्म ईल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें क्या है, इसका मेन एम ये है कि बहुत बार क्या होता है, जो फार्म का ईल्ड होता है, आउटपुट होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है ड्यू टू वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से. बहुत हैवी रेनफॉल हो गया या कुछ, तो उसकी वजह से जो ईल्ड होता है, आउटपुट होता है, वो फार्मर्स का कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है. इसलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें कि फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग ये हर स्टेज इसमें कवर रहेगी. और इसमें जो मेन चीज़ ये है कि वो टेक्नोलॉजी बैक्ड है. इसका मतलब क्या है, जो सैटेलाइट बेसिस पे जो इंडेक्स होगा वो इसमें कैलकुलेट होगा, और उसको जो बेंचमार्क इंडेक्स होगा उससे कंपेयर किया जाएगा, ये देखने के लिए कि जो ईल्ड है उसमें लॉस हुआ है कि नहीं. अगर वो लॉस होगा तो उस तरीके से फिर इंश्योरेंस कंपनी इसमें कॉम्पनसेशन देगी. ओके, सो इसमें सैटेलाइट बेस्ड डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसको कहा गया फर्स्ट टेक्नोलॉजी बैक्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडियाज फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और आपके पास चार ऑप्शंस है. ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश. सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगेन जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट एवर एक्वा पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन तरेन जीरो इन सब अंसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो कहाँ पे किया जा रहा है, ये तारिन जीरो जो इसका रीजन है, सब अंसरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इसका इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ये बन रहा है. ठीक है, एंड दिस प्रोजेक्ट इज सैंक्शनड अंडर PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ₹50 करोड़. तो ये जो PMMSY योजना है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी. ओके, तो इसका मेन एम ये था जो फिशरी सेक्टर है उसको बूस्ट मिल पाए, और इसका मेन एम था टू स्टैब्लिश द रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन अवर कंट्रीज एंड टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर टू फिश फार्मर्स. तो इसमें जो पूरा वैल्यू चेन था, सप्लाई चेन था फिशरी सेक्टर का, उसको मॉडर्नाइज किया जा सके और जो फिश फार्मर्स है उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. तो एक तरीके से पूरा जो फिशरी सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए ये इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट सच पार्क है जो कि इस्टेब्लिश होने जा रहा है हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31st October?
31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको जैसे पता है इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा ही एग्जाम में पूछने को आ जाते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस। ऑप्शन बी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन सी वर्ल्ड सिटीज डे यानी विश्व नगर दिवस। ऑप्शन डी वर्ल्ड ब्रेन डे यानी विश्व मस्तिष्क दिवस। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी वर्ल्ड सिटीज डे यानी विश्व नगर दिवस। और अक्सर थीम भी एग्जाम में पूछने आते हैं। तो इसका जो थीम है इस साल वो है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल एंड शांघाई चाइना होस्टेड द इवेंट इन दिस ईयर 2022। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि वी कैन मेक सिटीज मोर सेफर एंड सस्टेनेबल। और इसलिए इसके लिए क्या जरूरी है, जो लोकल और रीजनल गवर्नमेंट है उनको एम्पावर किया जाना चाहिए कि वो सिटीज को और कैसे सेफर और सस्टेनेबल बना सके। and also it also highlight the need of international cooperation to promote urbanization। ओके, तो एक तरीके से एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। तो पहले हमारी जो लोकल और रीजनल गवर्नमेंट है उनको मतलब ये होना चाहिए कि वो सिटीज़ को अर्बनाइज को कैसे प्रमोट करे, कैसे सिटीज़ को सेफर सस्टेनेबल बनाए, और फिर ही हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इसको देख सकते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पे कहाँ आज खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज टॉप द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? किस राज्य ने प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें आपके चार ऑप्शंस है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। सो स्टूडेंट्स ये इंडेक्स रैंकिंग्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो इस बार ऑप्शन बी गुजरात ने ये टॉप किया है। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है क्या वो आपको पता होना चाहिए। सो इट इज अ टूल टू प्रोवाइड इंसाइट्स ऑन द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी ये जो इंडेक्स है ये कुछ इंडिकेटर्स है, अराउंड 70 इंडिकेटर्स है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, जो ये बताता है, कंपेयर करता है स्कूल एजुकेशन का जो लेवल है डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, उनको कंपैरिजन करता है कि आज की डेट में उनका एजुकेशन सिस्टम किस स्टेटस का है। सो इट comprises 70 indicators which are mainly grouped in two categories: outcome की जो इसका रिजल्ट क्या रहा है, एंड द गवर्नेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आउटकम एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट, दीज आर द टू कैटेगरीज ऑन विच दिस इंडेक्स इज मेनली बेस्ड। और इसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो इस साल हुआ है वो लद्दाख में हुआ है। ठीक है, विच हैज सीन द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट बाय क्लाइंबिंग फ्रॉम लेवल 10 टू लेवल 4। So you can say like this index is for evidence based comprehensive analysis of schools education system across states। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा है डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, उसको ये कंपेयर करता है। और इस बार इसको किसने टॉप किया है? तो गुजरात ने इसको टॉप किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेम द वुमेन एक्टिविस्ट एंड सेवा फाउंडर हु रिसेंटली पास्ड अवे। ओके, तो रिसेंटली जो भी ओबिचुरीज वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो महिला अधिकार कार्यकर्त और सेवा संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। चार ऑप्शन है आपके पास। ए काम्या गिल, बी रोहिणी भट्ट, सी पुष्पलता और डी ईला भट्ट। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ईला भट्ट। जो ईला भट्ट जी हैं, शी ऑल्सो को फाउंडेड वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इन 1979। तो आपको बता दें ये सेवा जो है इन्होंने ये सेटअप करी थी। तो ये इसमें जो विमेन होता है उनको इनकरेजमेंट मिलता है कि वो कैसे सेल्फ रिलायंट बन सके। ठीक है, एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टाइप से हो गया ऐसा आप मान लीजिए। तो इसमें विमेन को ये एक्चुअली सेटअप किया गया था जब बहुत सारी टेक्सटाइल्स बंद हो रही थी। तो जो टेक्सटाइल वर्कर्स की जो कि वाइफ्स थी, डॉटर्स थी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी इन रिलेटेड टू स्यूइंग, निटिंग। ठीक है, तो एक तरीके से ये फाउंडेशन है जो वर्क करता है टुवर्ड्स विमेन डेवलपमेंट। ओके, तो ये उनकी फाउंडर थी ईला भट्ट जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम लाडली लक्ष्मी 2.0।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की है? अब देखिए, डायरेक्टली स्टेट का भी नाम पूछा जा सकता है या स्कीम से रिलेटेड कोई अंदर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी जो नई स्कीम्स लॉन्च हो रही है ना, उनके बारे में अंदर अच्छे से बहुत पढ़ना है। ठीक है, अगेन आपके 4 ऑप्शंस है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र। सो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो जो लाडली लक्ष्मी है, ये योजना शुरू की गई थी इन 2007। तो उसमें क्या था, जो कि गर्ल्स थी, उनके स्कूल एजुकेशन के लिए उनको एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही थी टिल क्लास 12। तो अभी इस स्कीम को बढ़ाकर लाडली लक्ष्मी 2.0 कर दिया है, जिसमें इनके जो कॉलेज एजुकेशन का जो खर्चा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट अब इसमें उठा रही है। तो इस स्कीम के अंडर क्या है कि कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान देने वाले हैं, जैसे कि जो इस स्कीम का जो फायदा है वो लोग उठा सकते हैं। एक तो पहली चीज, उनको परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए वो मध्य प्रदेश के। सेकेंडली, वो बीपीएल फैमिली को बिलोंग करने चाहिए, यानी बिलो द पावर्टी लाइन। तीसरा, वो किसी भी तरीके का फिर वो इनकम टैक्स नहीं भर रहे हो। चौथा, उनको गर्ल्स के नाम पर एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ 6,000 5 साल तक खरीदना है। ठीक है, तो जब वो 21 ईयर्स की हो जाती है तो उन्हें अराउंड 1.43 लाख जो लड़की होती है बेनिफिशियरी, उनके खाते में दिया जाता है, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट बी मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से पहले उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो 21 साल की जब वो होती है तो उनको ये अराउंड 1.43 का पैकेज दिया जाता है। एक्चुअली जो स्कीम है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइडेड है, यानी जब वो क्लास 4th में, क्लास 6 में जाती है तो कुछ पैसे दिए जाते हैं 2000, फिर 9th में जाती है तो कुछ दिए जाते हैं, 12th में जाती है तो कुछ दिए जाते हैं। अब जो लाडली लक्ष्मी 2.0 है, इसमें कॉलेज एजुकेशन भी कवर कर दी है, यानी वो आगे चलकर आईआईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती लेती है तो उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो इस स्कीम का मेन एम ये है कि जो गर्ल्स है उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके अंदर के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आप अच्छे से इस स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच क्रिकेटर हैज बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 बैट्समैन? कौन सा क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन ए, मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी, बाबर आजम, ऑप्शन डी, डेवॉन कॉनवे। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है अपने ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव जी। सो जो बाबर आजम जी थे वो अभी तक नंबर 1 पे थे, वो नंबर 2 पे आ गए हैं। तो जो आईसीसी मेन T20 की रैंकिंग आई है उसमें अभी सूर्य कुमार यादव जी नंबर 1 पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, नेम द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय यूआईडीएआई, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड वगैरह देखते हैं। यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम बताएं। अब 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, ई मित्र, ऑप्शन बी, आधार मित्र, ऑप्शन सी, ई सहेली, ऑप्शन डी, आधार सखी। देख रहे होंगे आप, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी आधार मित्र। तो आधार मित्र नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है यूआईडीएआई में। इसमें कुछ फीचर्स हैं अच्छे आधार कार्ड रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हो, यानी आपका जो आधार कार्ड का एनरोलमेंट स्टेटस है वो आप इसमें पता कर सकते हो। यू कैन ट्रैक योर आधार कार्ड। आपका जो भी आधार कार्ड के जो सेंटर्स हैं, एनरोलमेंट सेंटर्स, उनका कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशंस है, किधर पे वो बने हैं, वो आप देख सकते हो। या आप अपना कोई भी ग्रीवियांस है, कोई आपको दिक्कत है, किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स है, तो वो आप लॉन्च कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ आपको एक और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रैंकिंग की गई थी इन रिलेटेड टू ग्रीवियांस रिड्रेसल। तो उसमें भी यूआईडीए डिपार्टमेंट नंबर 1 रहा था इन रिलेटेड टू रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक कंप्लेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज नेम्ड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके। ए, अमिताभ चौधरी, बी, सुमंत कटपालिया, सी, संदीप बख्शी, सुब्रकांत पांडा। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुब्रकांत पांडा जी। तो शुभ्रकांत पांडा जी हैज सक्सीडेड संजीव मेहता एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। पहले संजीव मेहता जी से अब नए इसमें शुभ्रकांत पांडा जी बन गए हैं। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनके प्रेसिडेंट्स, तो ये सब अक्सर ही आप देखोगे न्यू अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स याद कर लीजिए। नेक्स्ट,
विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम 1 मिलियन गोल, किस राज्य ने 1 मिलियन गोल कार्यक्रम शुरू किया था? ठीक है, अगेन 4 ऑप्शंस है, ए मणिपुर, बी केरल, सी सिक्किम एंड डी वेस्ट बंगाल। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल। तो केरल में प्रोग्राम लॉन्च किया 1 मिलियन गोल। अगेन आपको प्रोग्राम का नाम भी याद रखना 1 मिलियन गोल, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि केरल में टू इनकरेज फुटबॉल कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आपको नाम याद होना चाहिए 1 मिलियन गोल। ओके, सो केरल में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1 मिलियन गोल, जिसके अंडर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू इनकरेज फुटबॉल एज अ स्पोर्ट। ठीक है, तो इसमें अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स को फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोवाइड की कराई जाएगी, और जो भी बेहतर इसमें 100 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको इंटेंसिव और अच्छी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो इसमें संतोष ट्रॉफी अवार्ड विनर्स होते हैं, दे विल एक्ट एज एन एम्बेसडर्स एंड दे विल लीड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, which company has emerged as India's best employer as per Forbes World's Best Employers Ranking 2022? फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? ऑप्शन ए HCL टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन बी अदानी इंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी HDFC बैंक। सो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो फोर्ब्स इंडिया ने ये रैंकिंग निकाली थी वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की, तो इसमें अपनी इंडिया की सिर्फ ये एक ही कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री जो कि टॉप 100 में है, और उसका इसमें जो पोजीशन थी वो थी 20th रैंक में थी। और जो इस लिस्ट को जिसने टॉप किया है वो है आपकी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फोर्ब्स लिस्ट इज टॉप्ड बाय सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द ओनली इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन टॉप 100। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विल बी चीफ गेस्ट एट 17th प्रवासी भारतीय दिवस? ओके, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी वेनेजुएला। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए यानी गुयाना। सो गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट इन 17 प्रवासी भारतीय दिवस। इसका थीम भी आप देख लीजिए, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ये इसका थीम है। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हमारे यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे, तो ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर दोज ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो बाहर इंडियन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं जिनका योगदान है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उनको इस दिन सम्मानित किया जाता है, और साथ में जो इंगेजमेंट है उसको और स्ट्रेंथन अप किया जाता है बिटवीन ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस साल जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बैग्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज? किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल। तो केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज वन द अवार्ड फॉर इट्स सिटी सर्कुलर सर्विस एंड ग्राम वंडी प्रोजेक्ट्स। तो ये दो इसके प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए उनको बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का अवार्ड मिला है। इसके अंडर में डिफरेंट स्टेट ने जो कि अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे टू बूस्ट देयर अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनको नॉमिनेट किया था, और इसमें जो बेस्ट सर्विस का अवार्ड मिला है वो मिला है केरल स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, विच स्टेट विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक? कौन सा राज्य दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लॉन्च करेगा? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र एंड डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक होगी वो आपके जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड इन उज्जैन, उज्जैन सिटी में मध्य प्रदेश में इसको
इसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया है फर्स्ट वैदिक क्लॉक का। तो ये जो घड़ी होगी इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सन के अकॉर्डिंग इसको सिंक किया जाएगा। और साथ में डिफरेंट कंट्रीज में जो कि डिफरेंट टाइम होता है सनराइज सनसेट उसको भी इसमें सिंक्रोनाइज करा जाएगा। इससे लोग क्या है वैदिक कैलकुलेशन वगैरह सीख पाएंगे और इसका ये जो क्लॉक है ये कई चीज़ों के बारे में अपने को ज्ञान देगी और इसका आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू योर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट की है ₹1.62 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको कहाँ सेटअप किया जा रहा है तो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन इन मध्य प्रदेश। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द टॉप बायर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? कौन सा देश भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों का शीर्ष खरीदार बन गया है? चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। सो नीदरलैंड हैज बिकम द टॉप बायर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और साथ में ओवरऑल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो नीदरलैंड हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग चाइना, जो चाइना अब फोर्थ पे चला गया है। तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया पे बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई थी, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज क्या है डायरेक्टली रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रही थी। बट इंडिया कंटिन्यू टू बाई इट एट अ डिस्काउंटेड रेट फ्रॉम रशिया। तो इंडिया खरीद रही थी कम रेट्स पे और फिर जो कंट्रीज थी वो इंडिया से खरीद रही थी। तो इस तरीके से नीदरलैंड ही नहीं इवन ब्राजील साउथ अफ्रीका ने भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस साल खरीदा है। तो नीदरलैंड टॉप बायर हो गई है और साथ में ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो नीदरलैंड थर्ड पोजीशन पे आ गई है। चलिए, What is the theme of G20 India 2023 समिट? G20 इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? जैसे आपको पता है G20 प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया करेगी, तो उसका थीम आपको बताना है। ऑप्शन ए रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन सी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन डी बिल्ड कॉन्सेंसस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, सो वासुदेव कुटुंबकम इसको ये बोला जाता है विच इज ड्रॉन फ्रॉम एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महा उपनिषद। हो सकता है आपके ऑप्शंस में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दिया हो या हो सकता है दिया हो वासुदेव कुटुंबकम। ओके, सो G20 आपको पता है इसमें टॉप के इकोनॉमिक इसमें कंट्रीज हैं जो कि इसमें बेस्ड है। So these are the countries which accounts for around 85% of global GDP and 75% of global trade। तो ये एक प्रीमियर फोरम है जिसकी प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट बर्ड डॉक्यूमेंटेशन इवेंट तोखू इमोंग बर्ड काउंट? कौन सा राज्य पहली पक्षी प्रलेखन कार्यक्रम तोखू एमोंग बर्ड काउंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी नागालैंड। सो नागालैंड में इस तरीके का इवेंट होगा, ये पहला दुनिया में ऐसा होने वाला कोई इवेंट है बर्ड डॉक्यूमेंटेशन इवेंट। तोखू इमोंग बर्ड काउंट, तोखू इमोंग वहाँ की नेटिव बर्ड है नागालैंड की। तो इसमें क्या है ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि बर्ड्स की इसमें जानकारी दी जाएगी उनके बारे में और अवेयरनेस लोगों को प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सके हम लोग, कंजर्व कर सके उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो ये जो काउंटिंग की बात है मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग्स में जिस समय बर्ड्स बहुत इनएक्टिव रहती है इस समय उनकी काउंटिंग्स की जाएगी और उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। सो इट इज़ एन एफर्ट टू प्रमोट एंड इनकरेज द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स इन नेचुरल हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वन फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी नाइजीरिया। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्पेन। ओके, सो ये फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, इस बार इंडिया ने होस्ट किया था और इसके जो विनर रहे हैं चैंपियन वो रहे हैं स्पेन। तो स्पेन हैज डिफीटेड कोलंबिया इन द फाइनल इवेंट, जो रनर अप रहे। और जो इंडिया थी वो तो शुरू के ही स्टेज में हार गई थी बाय लूजिंग देयर 3 मैचेस। तो इंडिया शुरू में ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इंडिया ने होस्ट किया था ये इवेंट और इसमें स्पेन विनर रहे थे।
ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी रशिया। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। तो इंडिया में ये वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ये थर्ड टाइम है जो इंडिया में ये वाली चैंपियनशिप करवाई जा रही है। इसके पहले 2006 और 2018 दो बार हो चुकी है। अब 2023 में अगेन इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। चलिए, नेम द इंडिया नेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु विल रिसीव बेली के एशवर्ड मेडल फॉर 2022। 2022 के लिए बेली के एशवर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर जीवन पनियामकल, ऑप्शन बी डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, ऑप्शन सी डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी डॉक्टर सुभाष बाबू। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर सुभाष बाबू। तो उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ट्रॉपिकल मेडिसिन। तो 82 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि किसी इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को ये बेली एशवर्ड मेडल मिल रहा है। ठीक है, तो इस साल ये फर्स्ट टाइम इंडियन रिसर्चर को मिल रहे हैं, साइंटिस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू, जिनको इनसे ऑनर किया जाएगा। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्कीम मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके पास, ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी सिक्किम। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। सो गोवा चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। इसके अंडर में क्या है कि जो अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको जो हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनके दर्शन करवाए जाएंगे। इसमें 3 डेस्टिनेशन है जो कि चूज किए गए हैं अभी, जो है एक तो है वेलंकनी इन तमिलनाडु, शिरडी इन महाराष्ट्र एंड तिरुपति श्राइन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाकी जो भी इसके अंडर में जो भी मील्स पे खर्चा होगा, बोर्डिंग वगैरह होगी, उन सबको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये आप मान सकते हो कि ये पिलग्रिमेज साइट्स पे लोगों को ले जाएंगी और उनको दर्शन करवाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट? बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो केरल ने ये इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। तो बैंक रेट जो होगा उसी के बेसिस पे ये यूनिफॉर्म गोल्ड के जो प्राइसेस होंगे वो रहेंगे, जिससे कि वहाँ पे जो कस्टमर्स है उनको एक रीजनेबल प्राइस पे गोल्ड वो वहाँ पे खरीद सके, साथ में वो ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो सके। बहुत से स्टेट में क्या है, जो बैंक रेट चल रहा होता है उसके ओवर एंड अबव दैट बैंक रेट अराउंड 150 या 300 पर ग्राम गोल्ड की कीमत चलती है। ठीक है, तो एक तरीके से टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन द गोल्ड रेट ये एक स्टेप लिया गया है। और साथ में हो सकता है आने वाले समय में, जैसे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, हो सकता है पूरे इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस हम लोग को देखने को मिल सके। चलिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैज बीन बिल्ट इन विच सिटी? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बंगलुरु या ऑप्शन डी सूरत। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बंगलुरु। सो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये एक 100 फीट टॉल स्टैच्यू है, जो कि नाधा प्रभु केम्पेन गोड़ा, जो कि फाउंडर एंड आर्किटेक्ट ऑफ सिटी बैंगलोर, उनको डेडिकेट करता हुआ ये एक इतना बड़ा स्टैच्यू बेंगलोर में बनाया गया है। आपने अभी तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना था, जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जो कि अहमदाबाद में बनाया गया था। तो जो उसके स्कल्पटर थे राम सूतर जी, उन्होंने ही इसको भी स्कल्प्ट किया है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज वन T20 वर्ल्ड कप 2022?
ये आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर। T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। तो फाइनल्स में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप T20 हुआ था, ये कहाँ हुआ था, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सके, तो इस इमेज से आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये। ठीक है, तो इंग्लैंड हैज वन दिस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। उसके पहले 2019 में 50 ओवर्स का जो मैच होता है वो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था, अगेन वो भी इंग्लैंड ने जीता था। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोल्वेनिया? हाल ही में सोल्वेनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो भी है, मैंने बोला नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, उस पर भी क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल जाएंगे आपको। ऑप्शन ए एंज लोगर, ऑप्शन बी नताशा पिर्कमुसर, ऑप्शन सी इमर्सन मनानगवा, ऑप्शन डी अल्बर्टो फर्नांडस। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नताशा पिर्कमुसर। सो नताशा पिर्कमुसर हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोल्वेनिया। साथ में वो वहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्ट हुई है। इसके पहले सोल्वेनिया में कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हुई है। ओके, नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 नवंबर? 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो चिल्ड्रंस डे ही मनाया जाता है, और इम्पॉर्टेंट डे एक और है जो मनाया जाता है। इस इमेज से आपको आंसर इसका पता ही चल गया होगा स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी वर्ल्ड डायबिटीज डे है। और इस साल इसका थीम था एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। तो इसको मनाने का मेन रीजन ये है कि ये लोगों को अवेयर कराता है रिलेटेड टू डायबिटीज। ये जो बीमारी है जो बहुत सारे लोगों में बढ़ती जा रही है, और साथ में एक तरीके से स्केल अप करवाना टू एक्सेस दीज डायबिटीज मेडिसिन, और साथ में स्टेप्स ले सकना जिससे ये डिजीज है इसको प्रिवेंट किया जा सके, और अगर जिसको हो गई है तो उसको कैसे फाइट करना है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या उसकी दवाइयाँ हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो ही इस डे का मेन एम होता है। तो इस साल इसका थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ये अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शरद कमल अचंता, ऑप्शन बी एडोस पॉल, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी साक्षी कुमारी। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शरद कमल अचंता। तो आपको पता है ये एक बहुत बड़े अच्छे टेबल टेनिस प्लेयर है, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने मेडल जीता था। तो इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी ये तीनों को ही अर्जुन पुरस्कार के लिए इस बार सम्मानित किया गया है, एडोस पॉल, लक्ष्य सेन और साक्षी कुमारी जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन है, 10th, 9th, 8th और 11th। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 8th रैंक। तो इस बार इंडिया की जो रैंक है इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वो है 8th। सो इट हैज मूव 2 रैंक्स अब वो पहले 10th रैंक पे थी, अब वो 8th पे आ गई हैं। ठीक है, तो जो डेनमार्क और स्वीडन है उन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट को। सीसीपीआई जो पहला पब्लिश हुआ था वो 2005 में हुआ था। तो ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है एक्चुअली ये 63 कंट्रीज को इवेल्युएट करता है, विच अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो उसके बेसिस पे ये कंट्रीज को रैंक करता है कि जो कि इंडिया का भी और जो ये एम है 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस का, उसकी तरफ ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कितना ग्रीन हाउस एमिशंस को ये कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार इंडिया का रैंक इसमें है 8th। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड पीसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, जो पीसा का फुल फॉर्म है, इन नवंबर 2022? नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने पेसा अधिनियम लागू किया है? इसके चार ऑप्शन है, ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, सो पीसा का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया होता है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। सो
इसका मेन एम क्या होता है कि जो ग्राम सभास होते हैं उनको ये और एम्पावरमेंट करता है, राइट्स देता है कि वो अपने डिसीजंस ले सके रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन दिस शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया वो एरिया होता है जिसमें मेजॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, तो ये उनके हक के लिए डिसीजंस ले सके। तो ये उसके लिए एक्ट होता है जो कि मध्य प्रदेश में अभी लागू किया है। तो इसमें क्या है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका बेनिफिट उठा सके जिस एरिया में वो खुद रहते हैं, ठीक है, उसके लिए ये होता है। एम इज टू प्रिजर्व ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्राम सभा, साथ में सो दैट दे कैन रीप द बेनिफिट फ्रॉम ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, ये उसके लिए होता है। पीसा एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1996। ओके, now, which day will be observed as World Day for Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence? बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए 10th नवंबर, 15th नवंबर, 18th नवंबर और 25th नवंबर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 18th नवंबर। सो यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है टू ऑब्जर्व ईच ईयर 18 नवंबर एज वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस। तो इस साल से ये हर साल 18 नवंबर को इस दिन मनाया जाएगा टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज। तो इसके लिए इसका मेन एम ये है कि जिससे गवर्नमेंट है वो नेसेसरी स्टेप्स ले इस डायरेक्शन में कि जो चाइल्ड अब्यूज जैसी जो चीज़ है वो ख़त्म हो सके, साथ में लोगों को अवेयर कराना कि कैसे इससे बचा जा सकता है। और जो चाइल्ड होते हैं उसके लिए जो ये ट्रॉमा से गुजरते हैं उसके लिए आगे क्या स्टेप्स लेना कि उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकाल सके, ठीक है। सो इट एम टू ब्रिंगिंग ग्लोबल विजिबिलिटी टू ट्रॉमा ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? 4 ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये पहला ऐसा इंडियाज एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क किया जाएगा। द फ्रेमवर्क विल बी हेल्पफुल टू कलेक्ट मोर्टेलिटी असेसमेंट डेटा विद हाई क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो एक्चुअली तमिलनाडु में फ्रॉम ये 1 साल का डेटा इसमें लिया गया है फ्रॉम जनवरी 21 टू मार्च 22। तो इसमें यह पाया गया तमिलनाडु स्टेट में अराउंड 131 डेथ्स हुए हैं एलिफेंट के, जिसमें 10% यानी 13 ही डेथ्स है जो कि ह्यूमन रीजंस की वजह से हुए, यानी कोई रोड एक्सीडेंट या रेलवे एक्सीडेंट की वजह से। बाकी जो जितने भी डेथ्स हुए हैं 90% एलिफेंट डेथ्स दे आर ड्यू टू नेचुरल रीजंस। तो इसके लिए कमिटी भी बैठाई गई है जिससे पता लगा जा सके कि जो एलिफेंट में डेथ्स हो रही है नेचुरल रीजंस की वजह से, खासकर जो यंगर वंस में हो रही है वो किस लिए हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके का ये ऑडिट फ्रेमवर्क ये पहला इंट्रोड्यूस हुआ है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज 10th मलेशियन प्राइम मिनिस्टर? 10वें मलेशियन प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन 4 ऑप्शन है आपके पास। ए इमाद खमीस, सी सलमान बिन हामिद, ऑप्शन सी मोहम्मद इरफान अली, ऑप्शन डी अनवर इब्राहिम। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनवर इब्राहिम। तो अनवर इब्राहिम जी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मलेशिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए कुआलालंपुर, एंड मलेशिया करेंसी मलेशियन रिंगिट। तो जितने भी कोई भी न्यू प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो हम अपने करंट अफेयर्स में कवर करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर साल एक ना एक देखने को मिल ही जाता है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप? तो ये बैंकिंग इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हर ही एग्जाम के लिए आप मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप, इवन नाम भी आप याद रखिएगा इसका, डेबिट कार्ड जो स्टिकर बेस्ड है फर्स्ट ऐप है, लॉन्च किया है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है फर्स्ट ऐप। जैसे मैंने कहा नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया उसका नाम क्या है। ओके, सो यू शुड रिमेंबर इट्स नेम ऑल्सो।
तो ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड क्या है, ये जो आपके नॉर्मल डेबिट कार्ड्स होते हैं प्लास्टिक के, उससे बहुत ही छोटे साइज का है, 1/3 साइज का होगा ऐसा मान लीजिए। तो ये स्टिकर्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन के पीछे, वॉलेट के पीछे, अपने आई कार्ड के पीछे पेस्ट कर सकते हैं, अफ़िक्स कर सकते हैं। और फिर जहाँ पे भी ये एनएफसी इनेबल्ड यानी ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो इनकी टेक्नोलॉजी होती है, तो वहाँ पे आप ऐसे टैप करके किसी भी पॉस टर्मिनल में पेमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेबिट कार्ड पूरे हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्टिकर आप अपने वॉलेट, मोबाइल फ़ोन या आईडी के पीछे लगा लीजिए और फिर किसी भी पॉस टर्मिनल में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो अप टू ₹5000 जो ट्रांज़ैक्शन है वो विदाउट एनी ओटीपी पिन के हो जाएगा, एंड फॉर द ट्रांज़ैक्शंस अबव ₹5000 इसमें आपको एक ओटीपी लगेगा जो आपके उसमें फ़ोन वगैरह पे आ जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? चार ऑप्शन है आपके, ए पीवी संधू, बी मैरी कॉम, सी पीटी उषा, डी साइना नेहवाल। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी पीटी उषा जी। सो पीटी उषा जी आपको पता है जैसे एक महान एथलीट रही है हमारे देश की, जिन्होंने कई सारे एशियन टाइटल जीते हैं और ओलंपिक्स में उन्होंने 4th रैंक पे वो रही थी। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी वो कोच के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ जुड़ी रही हैं, तो वो पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है? फोर ऑप्शंस आर दियर। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो ये जैसे मैंने बोला स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोई न्यू ऐप्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग गवर्नमेंट ये तो याद रखिए ही, स्कीम के अंडर की डिटेल्स भी याद रखिए, स्कीम का नेम भी अच्छे से याद रखिए, सब चीज याद रखिए स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी बिहार। तो ऑप्शन बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। इसका मेन एम ये है कि जो गंगा वाटर है, गंगा का पानी है, वो टैप्स के थ्रू पूरे स्टेट में पहुंचाया जा सके इन पार्क्ड एरियाज। पार्क्ड एरियाज मतलब जहाँ पे सूखा रहता है। सो एम इज टू प्रोवाइड गंगा वाटर ऑन अ टैप इन पार्क्ड एरियाज इन स्टेट। तो इसमें क्या किया जाएगा, मॉनसून्स के समय में जो एक्सेस वाटर होगा उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा और उसको रिजर्वायर्स में इकट्ठा करके रखा जाएगा राजगीर और गया में, और फिर उनको जो ट्रीटमेंट प्योरिफिकेशन प्लांट है उसके थ्रू होते हुए फिर उसको पूरे पब्लिक में सप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। एंड दिस हर घर गंगा जल जो स्कीम है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट जल जीवन हरियाली स्कीम। जल जीवन हरियाली स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसके अंडर का ये प्रोजेक्ट है हर घर गंगा जल, जिसका मेन एम यही है जो पास्ट एरियाज है वहां पे टैप वाटर, गंगा वाटर ऑन टैप्स पहुंचाया जा सके। ठीक है, और कैसे ये काम करेगा वो मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसकी पूरी टेबल क्रिएट कर दी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसको होस्ट किया था कतर कंट्री ने, और 21 नवंबर टू 18 दिसंबर तक ये चला था। स्लोगन और मोटो इसका था नाउ इज ऑल। नाउ इज ऑल मतलब रिप्रेजेंट करता है लिविंग योर ड्रीम, रियलाइजिंग योर डेस्टिनी एंड ओइंग द मोमेंट। आज के समय में अभी के मोमेंट पे जीना। ठीक है, नाउ इज ऑल इसका मोटो था, और ऑफिशियल मैस्कट था लईब। लईब मतलब एक तरीके का क्रीचर था जो कि मतलब एकदम सुपर स्किल्ड फुटबॉलर के रूप में इसको दिखाया गया था, वो ऑफिशियल मैस्कॉट था। वर्ल्ड चैंपियन, तो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी आप देख सकते हो ये अर्जेंटीना ने जीती थी बाय बीटिंग फ्रांस। तो 4-2 के पेनल्टी से अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप इस साल जीत लिया। ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है। गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी ऑफ अर्जेंटीना को मिला। गोल्डन बॉल मिलता है फॉर द बेस्ट प्लेयर इन टूर्नामेंट। गोल्डन बॉल केलियन एम्बापे को मिला जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। गोल्डन बूट का मिलता है फॉर सिक्योरिंग मैक्सिमम गोल्स, सबसे ज्यादा गोल्स करने के लिए। गोल्डन ग्लव इमिलियानो मार्टिनेज, अगेन ये अर्जेंटीना के हैं, इसमें ये मिलता है फॉर द बेस्ट गोल कीपिंग, बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड होता है गोल्डन ग्लव। एंड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का मिला है एंजो फर्नांडिस।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, रनर अप कौन है, चैंपियन कौन है, कहाँ पे होस्ट हुआ था, क्या स्लोगन है, ठीक है, कब से कब तक हुआ था, तो ये सारी डिटेल्स मैंने एक साथ इसलिए टेबल में आपके लिए बना दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहीं पे ओवर होते हैं हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर। आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। बट सबसे हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि कोई भी नया वीडियो आता है तो आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसी तरीके से देखते रहिए एड्यूसोलेस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you and happy learning.